बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अब नेटो कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो आज मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, ये कोई बेसिकली नई डेवलपमेंट नहीं है। ये मामला काफ़ी देर से जो है वो सोचा जा रहा था। बेलारूस और रशिया जो है वो बहुत देर से इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, इसकी मोडालिटीज़ जो है वो तय कर रहे थे। लेकिन अब रशिया की तरफ से प्रॉपर ऐलान कर दिया गया है और 25 मार्च को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐलान किया है कि रशिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको वो बेलारूस के अंदर रखेगा। जो लोग मेरा चैनल देखते चले आ रहे हैं काफ़ी देर से, उनको मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूं कि अमेरिका ने भी यूरोप के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। एक तो वैसे ही डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज़ है ना, जिनके अंदर अमेरिका है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है। लेकिन इन कंट्रीज़ के अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहां पे अमेरिकन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। मसलन अमेरिका ने अपने 50 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तुर्की में रखे हुए हैं, 40 उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इटली में रखे हुए हैं, तकरीबन 20 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स उसने अपने जर्मनी में रखे हैं, 20 ही न्यूक्लियर वेपन्स उसने अपने नेदरलैंड्स में रखे हुए हैं और 20 उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेल्जियम में रखे हुए हैं। ये 5 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप तुर्की को भी यूरोपियन कंट्री बोल दें, या ये कम से कम नेटो कंट्रीज़ तो हैं जिनके अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रखे हुए हैं। इन न्यूक्लियर वेपन्स की जो पोजेशन है वो अमेरिका के पास रहती है। अमेरिकन फोर्सेस इन कंट्रीज के अंदर इन न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन अगर कल को जंग हो जाती है रशिया के साथ डेफिनेटली, या किसी और मुल्क के साथ जो इनके ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है, तो ये कंट्रीज जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी कमांड के मुताबिक इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सेम इसी तरह से रशिया ने भी अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेलारूस के अंदर रख दी हैं, जिनकी हिफाजत और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशियन फोर्सेस करेंगी। कल को अगर जंग छिड़ती है तो रशिया इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर रशिया और बेलारूस बहुत देर से वर्किंग कर रहे थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अब 25 मार्च को इसका एक बाकायदा ऐलान किया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग जो है वो बहुत पहले से चल रही थी और इसी वर्किंग के सिलसिले में रशिया ने अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे उनको बेलारूस के अंदर हाउस करना शुरू कर दिया था। ये मीडियम रेंज के मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा सकते हैं। वैसे तो रशिया का बहुत सा असला जो है वो इस वक्त बेलारूस के अंदर है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उस वक्त रशियन फोर्सेस जो बेलारूस के अंदर थी उन्होंने बेलारूस की सरहद पार करके यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मिलिटरीली बेलारूस जो है वो रशिया की मदद करता चला आया है। लेकिन अब बेलारूस जो है वो रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हाउस करेगा। उसका रशिया को क्या फ़ायदा होगा कि रशिया की ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, वैसे तो रशिया के पास ICBMs भी हैं, लेकिन ICBM के मुकाबले में ये जो छोटे मिसाइल्स हैं जैसा कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो फायर कर सकेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ पे। और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना किसी भी कंट्री के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ये जो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है ये मिड कोर्स में अपना पाथ जो है वो चेंज कर सकता है। आप कह लें कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये अपने आप को मैनूवर कर सकता है और एक मैनूवरिंग वॉरहेड जो है वो किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए एक सरदर्द होता है। दुनिया में जो इस वक्त बेस्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, मसलन अमेरिका का एजिस सिस्टम है, वो भी इस तरह के वॉरहेड्स को जो है वो अभी तक नहीं रोक सका। और अगर इस तरह का एक मैनूवरिंग बैलिस्टिक मिसाइल उसके ऊपर न्यूक्लियर केपेबल बना दिया जाए उसको, तो उसकी स्ट्राइक जो है वो इमिनेंट हो जाती है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 100% हो जाता है। तो रशिया ने सबसे पहले तो बेलारूस के अंदर अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंचाए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि रशिया के और भी बहुत से वेपन्स इस वक्त बेलारूस के अंदर पड़े हुए हैं। मसलन S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो बेलारूस के अंदर प्लेस किया हुआ है रशिया ने। Su-35 जहाज जो हैं वो बेलारूस से ऑपरेट करते हैं। लेकिन रशिया ने ये अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल खास इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो है वो पहले से बेलारूस के अंदर प्लेस करना शुरू कर दिए थे। और अब जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस देना शुरू कर दिए हैं, तो इसके जवाब में रशियन और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इस बात को जो है वो दुनिया के सामने रिवील कर दिया है और ओपनली ये कह दिया है कि रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अब बेलारूस के अंदर रखे जाएंगे। रशिया के प्रेसिडेंट ने नाम लेके ये कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने नेटो अलाइज कंट्रीज के अंदर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि तुर्की के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी, नेदरलैंड्स और बेल्जियम के अंदर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, तो पुतिन ने नाम लेके ये कहा है कि हम बिल्कुल उसी तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो बेलारूस के अंदर रखेंगे, जो रशिया का यूरोप के अंदर एक एलाय है और पार्टनर है।
ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये रशिया की कस्टडी में रहेंगे। बेलारूस की फोर्सेस को इन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो है वो ट्रेन किया जाएगा, इनको किस तरह से रखना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है इवेंट ऑफ वॉर के अंदर। और बेलारूस जो है वो आप कह सकते हैं कि रशिया का एक सिक्योरिटी पार्टनर बन गया यूरोप के अंदर। पहले भी था, लेकिन अब ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से भी दोनों जो कंट्रीज हैं वो पार्टनर बन गई हैं और दोनों ममालिक के दरमियान एक न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो तय पा गया। इस मौके के ऊपर रशिया के सदर पुतिन ने यह भी बताया कि हमने बेलारूस की एयरफोर्स को 10 ऐसे जहाज फराहम कर दिए हैं जो ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि ये जो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये प्राइमरी मींस ऑफ डिलीवरी होंगे इन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स के। 10 जहाज तो उन्होंने बेलारूस की एयरफोर्स को दे दिए हैं, लेकिन ओरिजिनली ये जो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने का जो प्लेटफॉर्म होगा वो ये इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे। बहुत से लोगों का कहना यह था कि रशिया ने ये Su-25 जहाज बेलारूस को दिए हैं ताकि बेलारूस जो है वो ये न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रशिया जो है वो इन Su-25 जहाज़ों से ये रिस्क ले सकता है। बेलारूस की एयरफोर्स के पास इस वक्त MiG-29 जहाज़ भी मौजूद हैं, Su-25 जहाज़ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने की बात आएगी तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि Su-24 जहाज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि बेलारूस की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। उसके अलावा बेलारूस की एयरफोर्स के पास Su-30 जहाज़ भी मौजूद हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी की जो बात आएगी उसमें मेरा ख्याल है कि Su-24 और Su-30 जो हैं वो ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेंगे। Su-25 और MiG-29 के इतने ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लगते। उसके अलावा बेलारूस के पास कुछ टॉचका टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है वो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी कम है। लेकिन ये जो टॉचका टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और आप कह सकते हैं कि ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि इनकी जो टर्मिनल स्पीड है वो 6 मैक से लेके 8 मैक तक हो जाती है। यानी कि जब ये अपने टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने लगते हैं, या आप कह लें कि जब वॉरहेड जो है वो री एंटर हो रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उस वक्त इन मिसाइलों की जो स्पीड होती है वो 8 मैक तक चली जाती है। तो ये जो 8 मैक की स्पीड है ये इसको हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर ले जाती है। और अगर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर रहा हो प्लस उसका वॉरहेड जो है वो मनूवर भी कर रहा हो तो ऐसे मिसाइल को रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि आप कह लें कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर नामुमकिन हो जाता है। रशिया और बेलारूस का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, आप कह लें कि ये जो खास तौर पर न्यूक्लियर कोऑपरेशन है ये बहुत देर से चलता आ रहा है। और रशिया के जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो गाहे बगाहे बेलारूस के ऊपर से फ्लाई करते रहते हैं। और बेलारूस की एयर स्पेस जो है चूंकि उनके लिए एक फ्रेंडली एयर स्पेस है तो वो आज़ादी से यहाँ से जो है वो गुजरते हैं और नेटो कंट्रीज़ के नज़दीक चले जाते हैं। तो इस तरह से रशिया के ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं इनकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो लगे होते हैं, तो इन क्रूज मिसाइल्स की रेंज जो है वो भी बढ़ जाती है। तो रशिया को एक अच्छा फ्रेंडली कंट्री जो है वो बेलारूस की सूरत में मिल गया हुआ है जो उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी सपोर्ट करता है, अब उसके टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी हाउस करेगा। रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम्स भी जो है उसने अपने मुल्क के अंदर रखे हुए हैं। रशिया के Su-35 जहाज भी बेलारूस से ऑपरेट करते हैं। तो रशिया और नेटो कंट्रीज के दरमियान बेलारूस एक बफर का काम करता है और ये बात जो है वो यूक्रेन के ऑपरेशन में खुल के सामने आ जाती है कि किस तरह से रशिया बेलारूस की टेरिटरी को यूज़ करते हुए अपने एडवर्सरी को जो है वो रोक सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।